बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदात और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बहुत अजीब और गरीब किस्म के इलेक्शन हुए हैं पाकिस्तान में, और इस वक्त भी इस्लामाबाद में मुख्तलिफ़ इजलास और मुख्तलिफ़ मीटिंग्स का सिलसिला जारी है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। इलेक्शन के जो नताइज आए हैं, मुल्क भर में तो लोग हैरान हैं ही। खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी परेशानी है। बहुत ज़्यादा परेशानी इस हवाले से है कि जो एक पहली मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहाँ से कामयाबी हासिल की थी और जिसके बाद परवेज़ खटक साहब को वज़ीर आला बनाया गया था, फिर उसके से भी बहुत ज़्यादा नशिस्तें हासिल की जब दूसरी मरतबा कामयाबी मिली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और महमूद खान को वज़ीर आला बनाया गया। अब 85 सीट्स जो हैं आज़ाद PTI के, ये कामयाब ठहरे हैं, और इनमें दो ऐसे भी हैं कि जिन्होंने बगावत की, जिनको टिकट नहीं मिला आज़ाद हैसियत से। जब नामज़द एक उम्मीदवार थे PTI के, तो उन्होंने बगावत की और उन्होंने आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा और वो जीते। तो ये लोग भी दावा कर रहे हैं कि ये भी PTI के साथ हैं। ये जो जीतने वाले हैं, इन्होंने इमरान खान का नाम इस्तेमाल किया, उनकी तस्वीर इस्तेमाल की, उनका झंडा इस्तेमाल किया। तो ये दो मिला के टोटल 87 लोग बन जाते हैं खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में PTI से वाबस्ता आज़ाद अरकान की। अब वज़ीर आला कौन बनेगा? एक नया नाम भी बीच में ऐड हुआ है। पिछली वीडियो अगर आपने मेरी देखी है तो उसमें मैं बहुत ज़्यादा पस मंज़र पेश मंज़र बयान किया है। मुख्तलिफ नाम जो इस हवाले से गर्दिश में हैं, तो उनमें मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से नाम हैं वज़ीर आला की दौड़ में जो शामिल हैं। इनमें कौन से दो ऐसे नाम हैं कि जिन पर बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है। आज की वीडियो में इस पर भी मैं बात करूँगा। और आज बहुत बड़ी खबरें, एक तो सिराजुल हक साहब के हवाले से आई एक खबर कि उन्होंने अमीर का ओहदा छोड़ दिया। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान की हैसियत से उन्होंने 10 साल अपनी खिदमत अंजाम दी, इंतहाई भरपूर अंदाज में मेहनत की, पाकिस्तान को के तुलो अर्ज़ में फिरे। उन्होंने अपनी पार्टी को, जमात इस्लामी को उठाने की कोशिश की, लेकिन इस इलेक्शन में उनके मुताबिक वो अपनी जमात को कामयाबी नहीं दिलवा सके, इसलिए उन्होंने अमीर का ओहदा जो है वो छोड़ दिया। इसी तरह जहांगीर तरीन ने सियासत छोड़ दी। परवेज़ खटक साहब ने ब्रेक लेने का ऐलान किया है कि जी वो सियासत से ब्रेक ले रहे हैं। उनके हवाले से सोशल मीडिया पर एक खबर आई कि उन्होंने पार्टी भी छोड़ दी, उन्होंने पार्टी की सरबराही भी छोड़ दी और उन्होंने अमली सियासत भी छोड़ दी। लेकिन उनकी पार्टी के तर्जुमान ज़ियाउल्लाह बंगश ने एक वजाहती बयान जारी किया है कि जी ऐसा नहीं है। और फिर परवेज़ खटक साहब के हवाले से तरह तरह की मुख्तलिफ ज़राए से ये बात आई कि जी परवेज़ खटक साहब ने ऐसा नहीं कहा कि उन्होंने सियासत छोड़ी है, यानी मज़ीद भी उनके अंदर दम खम है, वो मज़ीद सियासत करेंगे। सिराजुल हक साहब ने 10 साल जो इमारत की और जिस तरीके से उन्होंने अपनी पार्टी को आगे लाने में, पार्टी को जो है कामयाबी दिलाने में अपना किरदार अदा किया, कोशिश की, लेकिन उनकी कोशिश जो है वो कामयाब नहीं हो सकी। और जमात इस्लामी के हवाले से ये भी कहा जाता है कि इंतहाई मुनज़्ज़म जमात है और इंतहाई भरपूर शानदार इनकी इंतखाबी कैंपेन रही। मैं ख़ुद अपनी आंखों से देखी है पेशावर के अंदर, मुख्तलिफ सूबे के दूसरे अजला में, लेकिन लोग उस नारे की तरफ अट्रैक्ट नहीं हुए कि हल सिर्फ जमात इस्लामी। और फिर हम ये भी देख रहे हैं कि इमारत के लिए बाकायदा अब जो हैं 3 नाम तजवीज़ किए हैं जमात इस्लामी की मजलिस शूरा ने, और ये कुछ ही दिन कबल ये इन्होंने ऐलान किया था। तो हाफिज़ नईमुर रहमान साहब, लियाकत बलोच साहब और सिराजुल हक साहब। अब ये हो सकता है कि जो मरकज़ी इमारत है ये खैबर पख्तूनख्वा के पास जमात इस्लामी की ना रहे, ये पंजाब या सिंध मुंतकिल हो जाए, लेकिन ये भी इम्कान है कि ये इमारत खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ही रह जाए, क्योंकि जिस जज्बे के साथ उन्होंने, सिराजुल हक साहब ने इमारत छोड़ने का ऐलान किया है, तो बहुत जो है इस चीज़ को अप्रिशिएट भी किया जा रहा है। एक अखलाकी जुर्रत होनी चाहिए जब आप अपनी शिकस्त तस्लीम करते हैं, जब आप अपनी नाकामी का एतराफ़ करते हैं और कहते हैं कि जी किसी दूसरे को मौका मिलना चाहिए। यही चीज़ जहांगीर तरीन साहब ने भी की, लेकिन परवेज़ खटक साहब ने कहा है कि जो वो सिर्फ ब्रेक ले रहे हैं, वो ना तो सियासत छोड़ रहे हैं, और इस किस्म की जो शिकस्तें हैं और ये जो हैं ये तो मामूल की बातें हैं। सियासत में हार जीत होती रहती है, और अगर PTIP को शिकस्त हुई है तो कौन सा मतलब बड़ी चीज़ है। 2 नशिस्तें हासिल की हैं PTIP ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन ने। अब आते हैं वज़ीर आला के ओहदे की जानिब। वज़ीर आला कौन बनेगा खैबर पख्तूनख्वा का? एक बड़े उम्मीदवार जो हैं वो अली अमीन गंडापुर हैं, सूबाई सदर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, साबिक वफाकी वज़ीर भी हैं, और आज अफसोसनाक एक वाक़या भी हुआ है। उनके वालिद गिरामी
کا انتقال ہوا ہے، وہ تو ظاہر ہے کہ 2-3 دن تک اس مصروفیت میں رہیں گے ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر. ان کو قبولیت حاصل نہیں ہے، نہ پارٹی کے اندر اور نہ پارٹی کے باہر. پارٹی کے باہر جہاں سے قبولیت ہونی چاہیے وہاں ان کو بالکل قابل قبول نہیں سمجھا جا رہا. پارٹی کے اندر بھی ان کو قابل قبول نہیں سمجھا جا رہا. یہ وہ علی امین گنڈاپور ہیں کہ جن کے ساتھ پارٹی رہنماؤں کی باقاعدہ گالم گلوچ، تلخ کلامی یا ہاتھا پائی کی خبریں بھی باہر آتی رہی ہیں. یہ وہ سلسلہ ہے. اور پھر جو پارٹی عہدوں کے حوالے سے پارٹی کے اندر جو ایک سیاست چل رہی ہوتی ہے اس کے حوالے سے علی امین گنڈاپور کا جو کردار ہے اس حوالے سے بہت باتیں ہوتی رہی ہیں ماضی میں. اور پھر دوسرا ایک نام ہے مشتاق احمد غنی کا، انتہائی کمپیٹنٹ، انتہائی قابل بطور سپیکر جو انہوں نے اپنا کردار ادا کیا. اور پھر اپوزیشن کو اور حکومت کے معاملات کو درست رکھنے کے حوالے سے جو مشتاق احمد غنی نے اپنا کردار ادا کیا وہ کسی سے ڈکی چھپی چیز نہیں ہے. لیکن مشتاق احمد غنی صاحب کے بارے میں بھی یہ اطلاعات ہیں کہ وہ بھی قابل قبول نہیں ہیں. پارٹی کے بیرونی جو حلقے ہیں، جو بیرونی مختلف آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو حلقے ہیں وہاں پر مشتاق احمد غنی قابل قبول نہیں ہیں. پارٹی کے اندر وہ قابل قبول ہو سکتے ہیں. اور پھر ایک نام آتا ہے عاقب اللہ کا. وہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا بھی تھا. اسد قیصر کے یہ بھائی ہیں اور ثوابی سے منتخب ہوئے ہیں. اسد قیصر کی وجہ سے عاقب اللہ صاحب جو ہیں یہ بھی قابل قبول نہیں ہیں. اور پھر میں نے آپ کو نام بتایا تھا سابق صوبائی وزیر شکیل احمد خان کا. یہ ملاکنڈ سے منتخب ہوئے ہیں. اور ایک یہ اور ایک نوشہرہ سے جو منتخب ہوئے ہیں خلیق الرحمان، میاں خلیق الرحمان. اور ایک ہری پور سے بھی نام ہے اکبر ایوب کا. لیکن یہ ہزارہ میں جانے کے بجائے اس مرتبہ پھر سوچا جا رہا ہے کہ مالاکنڈ کو یہ سیٹ جو ہے وزیر اعلیٰ کا عہدہ جو ہے یہ دیا جائے. اور پھر موسٹ فیوریٹ بنتے ہیں شکیل احمد خان. اور شکیل احمد خان اور میاں خلیق الرحمان، ان دونوں کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ بہت ہی زیادہ شریف بندے ہیں اور اس عہدے کے لیے کسی شریف بندے کی تلاش ہے. اور شرافت آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں کیا چیز ہوتی ہے. زیادہ مضبوط کینڈیڈیٹ کی ضرورت نہیں ہے. ہاں میں ہاں ملانے والے امیدوار کی تلاش ہے. ہاں میں ہاں ملانے والے وزیر اعلیٰ کی تلاش ہے. کمزور وزیر اعلیٰ کو تلاش کیا جا رہا ہے. اور میاں خلیق الرحمان صاحب کے حوالے سے اور شکیل احمد خان صاحب کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ قابل قبول ہو سکتے ہیں. یہ پارٹی کے اندر بھی قابل قبول ہو سکتے ہیں، پارٹی کے باہر بھی قابل قبول ہو سکتے ہیں. اور پارٹی کے باہر جو قبولیت ہے وہ زیادہ میٹر کرتی ہے. اور بہت سارے معاملات چونکہ پسے ہوئے ہیں. آج میں نے ایک بہت دلچسپ چیز دیکھی. میں موٹر وے پہ موجود تھا، پشاور اسلام آباد موٹر وے ٹول پلازا کے قریب. چند سو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے موٹر وے کو بند کیا تھا. یہ دوسرا دن تھا موٹر وے کی بندش کا اور تقریباً چوتھا دن ہوا احتجاج کا. 8 صوبائی حلقے ہیں اور ایک قومی اسمبلی کا حلقہ ہے جس کے اوپر اعتراض ہے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو، امیدواروں کو، کہ یہاں پر نتائج بدلے گئے. یہ نتائج اگر بدلے گئے ہیں تو یہ معاملہ عدالت میں بھی ہے. اب بیچ میں ان کے پاس 2 دن ہے، نوٹس جاری کیا گیا ہے الیکشن کمیشن کو. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے 2 دن بھی پشاور میں احتجاج جاری رہے گا. اس کے بعد پھر کیا فیصلہ ہوتا ہے عدالت کا تو یہ بھی دیکھنے والی چیز ہوگی. اب اگر صورتحال کو دیکھا جائے تو بہت ہی خراب صورتحال پسی ہوئی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ہوگا کیا. جب بھی کسی بھی آپ منتخب ایم پی اے سے پوچھیں، کسی پارٹی کے عہدیدار سے پوچھیں کہ جی کیا ہوگا، کون سی سیاسی جماعت ہے جس میں آپ شمولیت اختیار کریں گے، تو وہ آپ کو کہیں گے پلان اے، پلان بی، پلان سی. کوئی پلان بتا کوئی نہیں رہا. جی آپشنز کیا ہیں؟ وہ آپشنز جی جناب جب فیصلہ ہوگا قیادت فیصلہ کرے گی. قیادت کہاں پہ ہے؟ قیادت کہاں پہ تقسیم ہے. اور حتمی فیصلہ اگر عمران خان صاحب کا ہے تو پھر ان کے ساتھ یہ شارٹ ٹائم میں رابطے کا کیا طریقہ کار ہے، یہ ابھی تک کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہاں پر خیبر پختونخوا کے اندر ہوگا کیا. مرکزی سطح پر اگر آپ دیکھیں تو مختصراً میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ بات تو تقریباً طے ہو گئی ہے کہ وزیراعظم نواز شریف ہی ہوں گے. اور پیپلز پارٹی کو کہا جا رہا ہے کہ جی آپ آئیں صدر کا عہدہ لیں، آپ آئیں چیئرمین سینٹ کا عہدہ لیں، آپ آئیں قومی اسمبلی کے اسپیکر کا عہدہ لیں، سی ایم شپ لیں بلوچستان کی، اور اس طرح کے جو آئینی عہدے ہیں یہ آپ لے لیں، اور اسی طرح گورنر پنجاب کا عہدہ بھی. اور دوسری جو جماعتیں ہیں جو ایم کیو ایم اور جمعیت علماء اسلام، ان کو ڈپٹی چیئرمین سینٹ
डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली और वज़ीर मुमलिकत और कुछ एक आध वजारतें, ये एडजस्टमेंट हो सकती है। तो ये एक फार्मूला जो है इस पर बात हो रही है। इस्लामाबाद के हलकों में ये बात ज़ेर गर्दिश है कि बहुत ज़्यादा इम्कान इस चीज़ का है कि इत्तेहादी हुकूमत जो है वो वजूद में आने वाली है, क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। अब अगर नवाज शरीफ का रास्ता रोकने के हवाले से एक ऑप्शन था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कि वो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर कोई एक गेम खेले, लेकिन कहा जाता है कि इमरान खान साहब तो किसी गेम पर यकीन नहीं रखते। वो इतने ज़िद्दी हैं कि वो कहते हैं कि जी जो मैंडेट जिस तरीके से भी मिला है हमने उसी मैंडेट के अंदर रहना है। अब कहा जाता है कि जी एक कमज़ोर हुकूमत वजूद में आएगी, मजबूत अपोजिशन होगी। तो ये कमज़ोर हुकूमत, आपको पता है फिर कैसे फ़ैसले होते हैं, पार्लियामेंट में कानून साज़ी किस तरीके से होती है, और यही सूरत हाल अगर हम फिर सूबों में देखें तो सूबों में मजबूत हुकूमतें जो हैं वो बनने जा रही हैं। मसला सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अगर बात की जाए तो ये है कि वो आज़ाद हैसियत से अगर वो हुकूमत बनाते हैं और वो कहते हैं कि जी हमें मज़ीद ज़्यादा नशिस्तों की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी अक्सरियत में हैं। ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा अक्सरियत में 87 सीटें, और अगर ये बाकी सीटों का भी फैसला हो जाता है तो ये सीटें मज़ीद बढ़ भी सकती हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। लेकिन मसला ये है कि अगर ये आज़ाद हैसियत से हुकूमत बनाते हैं तो इनको 25 या 26 मखसूस नशस्तों से हाथ धोना पड़ेंगे। ख़वातीन की एक बहुत बड़ी तादाद जो है जिनका तरजीही लिस्ट में नाम है वो इस इंतज़ार में है कि किसी सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार की जाए ताकि इनकी रिज़र्व जो सीट्स हैं वो बच सकें। अब अगर इनको नहीं ज़रूरत तहरीक इंसाफ को तो फिर एक नई सूरत हाल पैदा होगी, और फिर ज़ाहिर है कि अंदर इख्तलाफात भी पैदा हो सकते हैं, लोग नाराज़ भी हो सकते हैं, जो तरजीही लिस्ट में जिन का नाम है वो नाराज़ भी हो सकते हैं। और ऑलरेडी वजारत आला के ओहदे के लिए जो एक जोड़ तोड़ पार्टी के अंदर चल रही है, जो राब्तों का एक सिलसिला है, उसमें भी इख्तलाफात जो है बाकायदा ये महसूस किए जा सकते हैं। क्योंकि हम अगर 3-4 दिन से सिर्फ प्रोटेस्ट देख रहे हैं तो वो निचली सतह के वो कारकुन हैं कि जिनको पॉलिसी का पता ही नहीं है कि हमने प्रोटेस्ट किधर करना है। अब मामला अदालत में है, एहतजाज हो रहा है सड़क के ऊपर, तकलीफ हो रही है आम लोगों को, उन आम लोगों को कि जिनमें बहुत ज़्यादा वोटर्स भी हैं। और यही सवाल मैंने रखा मकामी जो लीडरशिप थी पीटीआई की कि जी आप ये कर क्या रहे हैं, लोगों को तकलीफ दे रहे हैं। उनका जवाब ये था कि हम इस तरह फैसले नहीं ले सकते अदालत से, यानी उन्होंने प्रेशर डेवलप करना है, चाहे वो सड़क के ऊपर एहतजाज हो, चाहे वो मुतल्लिका फोरम्स या जैसे मिसाल के तौर पर इलेक्शन कमीशन के या डीआरओ या आरओ के ऑफिस के सामने जो है इंतज़ामिया के दफातर के सामने एहतजाज किया जाए। लेकिन हशनगरी में आज एहतजाज की कॉल दी गई। हशनगरी वो मकाम है कि जहाँ पर 9 मई को पीटीआई के कारकुन बहुत बड़ी तादाद में जमा हुए, और इससे थोड़े ही फासले पर असेंबली चौक है। असेंबली से चौक के साथ बिल्कुल मुत्तसिल रेडियो पाकिस्तान की इमारत है किला बाला हिसार के सामने, और थोड़े ही फासले पर कोर कमांडर हाउस है, और फिर आगे जाकर गवर्नर हाउस और वज़ीर आला हाउस आते हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकामी क़यादत को फौरी तौर पर ये मशवरा दिया गया कि लोग इश्तियाल में हैं, लोग गुस्से में हैं, यहाँ से जाकर अगर कारकुनों की बहुत बड़ी तादाद जमा हुई तो फिर ख़तरा हो सकता है, फिर मसला हो सकता है, फिर 9 मई के जो मनाज़र हैं वो रिपीट हो सकते हैं पेशावर में, जिस तरह रेडियो पाकिस्तान की इमारत को जलाया गया। आज भी मैंने मोटरवे पर जब उन्होंने ये मौखर किया, ये मुलतवी कर दिया, बल्कि ख़त्म कर दिया हशनगरी का एहतजाज, और फौरी तौर पर कारकुनों को कहा गया कि जी आप मोटरवे इंटरचेंज टोल प्लाजा पहुँचें और यहाँ पर एहतजाज करें। मैंने वहाँ पर इब्तिदा में 250-300 लोग, ज़्यादा नहीं थे, इससे ज़्यादा लोग नहीं थे। उन्होंने मोटरवे को बंद किया। इनमें बहुत सारे ऐसे थे कि जो मकामी लीडरों की बात भी नहीं मान रहे थे, वो लोगों को रोक रहे थे, गाड़ियों को रोक रहे थे। एक मुसाफिर गाड़ी का शीशा तोड़ा गया और फिर किसी ने इसकी जिम्मेदारी नहीं कबूल की। तो ऐसे एहतजाजों में फिर इंतशार पसंद लोग भी घुस जाते हैं। मकामी जो लीडरशिप है या जो भी मुंतखब हुआ है, MNA मुंतखब हुआ है या MPA मुंतखब हुआ है, अगर वो एहतजाज भी कर रहा है तो उन सब को अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। ऐसे जो कारकुन हैं या जो कारकुन नहीं हैं, जो इंतशार पसंद लोग ऐसे एहतजाजों में घुस के आ जाते हैं, उन पर कड़ी नज़र रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे आपका जो एक नैरेटिव है कि जी हम अदम तशद्दुद के तहत जो है मुजाहरे कर रहे हैं, पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, इससे आपके इस नैरेटिव को, इस बयानी को नुकसान पहुंचता है, आपकी पार्टी को नुकसान पहुंचता है। जितना आपकी पार्टी को 9 मई के हवाले से नुकसान पहुंचा है, तो इस तरह यहाँ पर भी देखने की ज़रूरत है। और मैंने वो जो दिलचस्प मंजर था वो मैंने आपको बयान करना मैं भूल गया हूँ कि ये जो 250-300 कारकुन जमा हुए थे, तो पुलिस की भारी नफरी भी एक साइड पर खामोशी से ये तमाशा देखती रही,
اور سڑک موٹر وے کو بند رکھا گیا۔ میں نے کہا کہ آپ کو تو کسی ریلی کی اجازت نہیں ملی، آپ کو تو انتخابی مہم صحیح طریقے سے چلانے کی اجازت نہیں ملی، تو یہاں پر یہ کیا ہے، یہ پولیس تماشا کیوں دیکھ رہی ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ پولیس کو، بیوروکریسی کو پتہ چل گیا ہے کہ صوبے میں کس کی حکومت آنے والی ہے۔ اور شہریار افریدی کا باقاعدہ ایک ویڈیو بیان موجود ہے کہ جس میں وہ باقاعدہ ایس ایچ او صاحبان، ڈی ایس پی صاحبان اور پولیس کے افسران کو اور بیوروکریسی کے جو افسران ہیں، انتظامی افسران ہیں، ان کو باقاعدہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جناب اپنے بیلٹ جو ہیں وہ ٹائٹ کر لیں، اب ہماری حکومت آنے والی ہے، ایک سے حساب لیا جائے گا۔ تو بیوروکریسی میں بھی ہلچل ہے، پریشانی ہے کہ جی جو انتظامی افسر ہیں، جس طریقے سے وہ استعمال ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، جس طریقے سے پولیس کو استعمال کیا گیا، اب وہ ساری پولیس جو ہے، سارے پولیس افسران جو ہیں وہ پریشانی میں مبتلا ہیں کہ جی اب تو ظاہر ہے کہ حکومت آئے گی تو تحریک انصاف کی ہوگی یا تحریک انصاف سے وابستہ آزاد لوگوں کی ہوگی، تو اب ان کا بنے گا کیا؟ یہ ایک پریشانی ہے۔ اور جو اندر ایک اختلاف چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ جی کھینچا تانی ہو رہی ہے، وزیر اعلیٰ کا عہدہ جو ہے انتہائی اہمیت کا حامل، ظاہر ہے کہ چیف ایگزیکٹو کا عہدہ ہے اور اس پہ کھینچا تانی ہے۔ یہ عہدہ ڈیر اسماعیل خان کو ملے گا، یہ ایبٹ آباد کو ملے گا، یہ نوشہرہ کو ملے گا ایک بار پھر، یہ ملاکنڈ کو ایک بار پھر ملے گا، یا یہ ہری پور کو ملے گا۔ کمزور جن کو یس مین کہا جاتا ہے، دو افراد ہیں، میاں خلیق الرحمان اور شکیل احمد خان۔ دیکھنا یہ ہے کہ وزارت اعلیٰ کا جو تاج ہے وہ کس کے سر پر سجتا ہے۔ بہت شکریہ۔